हेलो स्टूडेंट्स, हम यंग का व्यक्तिगत प्रतिरूप प्रैक्टिकल कर रहे थे। यंग के द्विच्छेद रेखा प्रयोग में हमने व्यक्तिकरण को प्रैक्टिकली रूप से फाइंड आउट किया था और उसमें हमने दो टॉपिक कर लिए थे, तो प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट और उसके बाद में हमने पथांतर की गणना भी कर ली थी। ठीक है, मैंने बताया था कि इस यंग प्रैक्टिकल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो उसका किरण डायग्राम हो गया, रे डायग्राम हो गया, उसमें उसका थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन देते हुए हमने बताया था कि यंग ने क्या किया था कि दो कला समस्रोत लिए थे, उनसे उसे तरंगों का अवलेपन किया और पर्दे पर व्यक्तिगत प्रतिरूप तैयार किया। और क्या बताया कि ऐसे बिंदु जहां दो सरंग सरंग या दो गरत गरत आधारोपित होते हैं वहां पर समकोण से व्यक्तिगत तैयार होगा तथा वहां पर आयाम तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी तथा ऐसे बिंदुओं पर हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। साथ ही उसने बताया कि ऐसे बिंदु जहां एक सरंग और एक गरत आधारोपित होते हैं वहां पर आयाम तीव्रता हमें न्यूनतम प्राप्त होगी तथा ऐसे बिंदुओं पर विनाशीय व्यक्तिगत तैयार होगा तथा हमें वहां पर काली फ्रिंजें प्राप्त होगी। तो यंग ने बताया कि पर्दे पर हमें व्यक्तिगत प्रतिरूप में काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है और ये भी बताया कि पर्दे के ठीक मिड में, पर्दे के ठीक मध्य में हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है और उसके दोनों और एकांतर क्रम में काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। उसके बाद में हमने यंग के प्रैक्टिकल में पथांतर की गणना की। कैसे गणना की? पथांतर की गणना की थी। और अब जो इसका तीसरा भाग है वो है कि सर ये हमारा एक्सपेरिमेंट था कि सर ये आपका S1 पहला कला समूह स्रोत, ये आपका S2 दूसरा कला समूह स्रोत और सर ये है स्मॉल d कला समूह स्रोतों के मध्य की दूरी और सर इससे कैपिटल D डिस्टेंस पर सर सामने क्या रखा है? पर्दा। ओके, और हमने इसके किसी बिंदु P के लिए क्या निकाला था? पथांतर निकाला। क्या निकाला था? पथांतर। ये कितना चलता है? S1P। ये कितना चलता है? S2P। तो पथांतर कितना होगा सर? पथांतर होगा S2P माइनस S1P, जो किसके इक्विवेलेंट होगा सर? यहां से एक लंब ट्रेस करें, माना ये बिंदु A पे कोइंसाइड करता है, तो सर S2A ये वो एक्स्ट्रा पथ है जो इस प्रकाश किरण को चलना पड़ता है। तो ये है आपका पथांतर, क्योंकि इसके बाद तो दोनों लगभग क्या है? बराबर चलती है। तो पथांतर S2A के लिए हमने इसको सॉल्व किया था और हमारे पास में क्या आया था सर? x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। क्या आया था? x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये हमने निकाला था। ठीक है, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये हमारे पथांतर की गणना थी। इसमें आप देख सकते हैं स्मॉल d या कैपिटल D। बिलो और टॉप पे देखो कौन आएगा? x कैपिटल D और स्मॉल d होना चाहिए सही। ये हमारे पास आएगा बेटा x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, सही लिखा है। ठीक है, तो ये हमने लिखा आपके लिए कि सर ये हमने पथांतर निकाला था। तो ये इसका सेकंड भाग था। ओके, अब तीसरा भाग ये है कि सर पर्दे पर हमें काली चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। सेंटर पे जो फ्रिंज बनती है वो कैसी है? चमकीली। सेंटर फ्रिंज क्या थी? चमकीली। इसके ठीक ऊपर जो फ्रिंज है सर वो क्या है? काली। फिर इसके ऊपर कौन है? चमकीली। और ऐसे से नीचे कौन है? ये काली। फिर क्या है? चमकीली। ये यंग ने हमें बताया कि सेंटर फ्रिंज चमकीली होती है, उसके ऊपर भी काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, ऐसे ही ये एकांत क्रम में हमें प्राप्त होती है। तो पहला भाग तो क्या? प्रैक्टिकल अरेंजमेंट जो हमने कर लिया। सेकंड भाग पथांतर की गणना, वो भी हमने कर लिया। थर्ड पार्ट क्या है? सर पर्दे पर जो काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, पर्दे पर जो काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, इनकी हमें मोटाई निकालनी है और क्या सिद्ध करना है कि सर यहाँ पे जो काली चमकीली फ्रिंजें हैं सर उनकी मोटाई हमें समान प्राप्त होगी। जो काली चमकीली फ्रिंजें हैं उनकी मोटाई क्या है सर? समान प्राप्त होगी। ओके, तो यही हमारा टॉपिक है कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध करो कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई क्या होती है? समान होती है। काली चमकीली फ्रिंज समान मोटाई की होती है। तो ये हमें प्रूव कर रहा है। सर कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले हम चमकीली फ्रिंज की मोटाई निकालेंगे, फिर हम काली फ्रिंज की मोटाई निकालेंगे और देख लेंगे कि वो आपस में बराबर है या नहीं। तो जब हम काली और चमकीली फ्रिंज की मोटाई निकालेंगे तो अपने आप उनकी जो थिकनेस है उसके फॉर्मूले से पता पड़ेगा कि दोनों की थिकनेस, दोनों की मोटाई क्या है? बराबर है। तो एक्चुअली हमें चमकीली फ्रिंज की मोटाई और काली फ्रिंज की मोटाई निकालनी होगी। सर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल देखो, ये यहाँ पे सीखा जा सकता है। सर देखो, आप दो काली फ्रिंजों के बीच में कौन है? चमकीली फ्रिंज है। और आप ये भी देखो
दो चमकीली फ्रिंज के बीच में एक कौन है, काली फ्रिंज है। तो अगर हम दो चमकीली फ्रिंजों के बीच का अंतर निकालेंगे तो काली फ्रिंज की मोटाई आ जाएगी। और यदि हम दो काली फ्रिंजों के मध्य का अंतर निकालेंगे तो वो क्या होगी, चमकीली फ्रिंज होगी। तो ये हमारा निकालने का मेथड होगा। हमने क्या देखा, सर दो चमकीली फ्रिंजों के बीच में कौन है, काली फ्रिंज, और दो काली फ्रिंजों के बीच में कौन है, चमकीली फ्रिंज। तो कुल मिला के अगर हम दो चमकीली फ्रिंजों के बीच का गैप अंतर निकालेंगे तो वो काली फ्रिंज की मोटाई होगी, और अगर हम दो काली फ्रिंजों के मध्य का अंतर निकालेंगे तो वो क्या होगा, चमकीली फ्रिंज की मोटाई होगी। तो ये हमारा निकालने का मेथड होगा। एक बार हम दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य का अंतर निकालेंगे और एक बार हम दो काली फ्रिंजों के मध्य का अंतर निकालेंगे। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं काली फ्रिंज की मोटाई। काली फ्रिंज की मोटाई, काली फ्रिंज की मोटाई निकालें। लेट अस सपोज बीटा, लेट अस सपोज काली फ्रिंज की मोटाई कितनी है, बीटा है। काली फ्रिंज की मोटाई कितनी है, बीटा। तो हमें काली फ्रिंज की मोटाई निकालनी है। तो सर कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? तो देखो इसके लिए हम पथांतर का सूत्र यूज करेंगे। क्या करेंगे, पथांतर का सूत्र यूज करेंगे। हम जानते हैं पथांतर बराबर पथांतर S2A इक्विवेलेंट कितना आता है, सर ये है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये हमारा पथांतर है। ओके, अब इस पथांतर के सूत्र को आप x के लिए सोल्व कर लीजिए। तो सर x इक्विवेलेंट कितना आएगा, सर x इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास में S2A इंटू में स्मॉल d, ये नीचे कैपिटल D है, ठीक है, पथांतर इंटू कैपिटल D और अपॉन में कौन है, सर स्मॉल d। ये हमारा, हमने इसको x के लिए सोल्व कर लिया। हम जानते हैं पथांतर बराबर कितना है, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है। जहां S2A कौन है, पथांतर है, D कौन है, कलाश संबंध से मध्य दूरी है, कैपिटल D कौन है, स्रोत से पर्दे की दूरी है, x कौन है, सर x बताया था आपने, सर x बताया आपने कि फिर ये है x, क्या है सर, ये है सेंटर बिंदु O और O से x दूरी पर बिंदु P, मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर आपने बिंदु P चूज किया, ठीक है, x वो डिस्टेंस है। तो सर हमने x हो गया है, जो मिड पॉइंट O है उससे कितनी दूरी x पे आपने बिंदु P सर्च किया है, या किस बिंदु पर आप काली और चमकीली फ्रिंज देखना चाहते हो, ठीक है। और स्मॉल d कलाश संबंध से मध्य दूरी, कैपिटल D कौन है, स्रोत से पर्दे की दूरी। तो यहां से हम करेंगे, सर क्या करना चाह रहे हैं, सर काली फ्रिंज की मोटाई निकालना चाह रहे हैं। तो सर काली फ्रिंज की मोटाई कैसे निकलेगी, सर काली फ्रिंज में बताया था आपने कि ये कौन है, चमकीली, फिर सर ये कौन है, काली, फिर कौन है, चमकीली। तो आप देखो, आप क्या देख रहे हैं कि सर दो चमकीली फ्रिंज के बीच में कौन है, काली। अगर हम दो चमकीली फ्रिंज के बीच का अंतर निकालेंगे तो काली फ्रिंज की मोटाई आएगी। और सर कौन सी दो चमकीली फ्रिंज, पहली दूसरी, ये है शून्य क्रम की चमकीली, फिर ये है पहली चमकीली, फिर इसके ऊपर आओ सर ये दूसरी चमकीली है, करते जाइए सर ऐसे, चमकीली काली चमकीली काली चमकीली काली चमकीली। तो देखो शून्य क्रम की चमकीली और पहली चमकीली के बीच में कौन है, काली फ्रिंज। फिर पहली चमकीली और दूसरी चमकीली के बीच में भी कौन है, काली। तो कौन सी काली है सर, ये पहली काली और ये कौन है सर, दूसरी काली, ठीक है। तो आप कोई भी दो क्रमागत चमकीली फ्रिंज लेनी पड़ेगी, कोई भी दो क्रमागत, आप ऐसे फर्स्ट और थर्ड नहीं ले सकते, आपको शून्य और फर्स्ट और सेकंड ऐसे लेना पड़ेगा, दो और ऑर्डर से। अगर आप ये दोनों लेंगे तो बीच में सर दो काली और एक चमकीली, तीन फ्रिंज एक शामिल हो गई, जबकि हमें एक सिंगल फ्रिंज लेनी, कौन सी, काली। तो सर कोई भी दो क्रमागत चमकीली फ्रिंज का अंतर आपको लेना होगा, या तो शून्य और पहली ले लें, या पहली और दूसरी ले लें, या दूसरी और तीसरी ले लें, या तीसरी और चौथी ले लें। तो सर क्या लेंगे, तो हम लेंगे NV और N-1V, एक तो NV चमकीली फ्रिंज और एक N-1V चमकीली फ्रिंज, कोई भी दो लें तो कौन सी लेंगे हम, एक तो लेंगे NV चमकीली फ्रिंज और एक लेंगे N-1V। तो सर ये है हमारा आर्टिकल, सर ये है आपका मिड पॉइंट O, ठीक है, ये सर मिड पॉइंट O है। और सर इससे माना सर यहां पर हमें क्या मिलता है, सर ये है आपका NV चमकीली फ्रिंज, ये कौन है सर, NV चमकीली फ्रिंज है सर, ओके। सर कितने डिस्टेंस पर है, सर ये डिस्टेंस देख लीजिए, ये यहां से यहां तक है, तो ये है XN। लेट अस सपोज माना कि मध्य बिंदु O से, ये मिड पॉइंट O है ना, मिड पॉइंट O से XN डिस्टेंस पर हमें NV चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, ओके। तो सर हमें कौन सी फ्रिंज और लेनी है, NV चमकीली, और उसके ठीक पहले वाले कौन सी लो, शून्य और पहली, या पहली और दूसरी, या दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी,
nv और n-1v या n-1v और nv। तो हमें ठीक इससे पहले वाले लेनी है। तो लेट अस सपोज सर ये इसके ठीक पहले ये है, तो ये कौन है, n-1v चमकीली है। कौन है सर, ये n-1v चमकीली है। सर ये कितनी डिस्टेंस बन रही है, तो सर ये डिस्टेंस मान लेते हैं x n-1 डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, तो आपने क्या लिया सर, nv चमकीली निकालेंगे पहले, फिर n-1v चमकीली निकालेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। nv चमकीली कहां बन रही है, xn दूरी पर, n-1v चमकीली कहां बन रही है, xn-1 दूरी पर। और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन है, काली फ्रिंज है। तो अगर इन दोनों का अंतर ले, xn से क्या घटा दें, xn-1, तो हमें क्या मिलेगा, दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य का अंतर, और वही कौन होगा, काली फ्रिंज की मोटाई। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे पहले क्या निकालेंगे, nv चमकीली फ्रिंज xn निकाल लो, फिर n-1 चमकीली फ्रिंज कहाँ है, xn-1 निकालो, और xn से xn-1 घटा दो, तो सर ये क्या होगा, इन दोनों चमकीली फ्रिंजों के मध्य का अंतर, और वही कौन है, काली फ्रिंज। क्योंकि हम जानते हैं कि दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य कौन है, सर काली फ्रिंज उपस्थित है। तो अब यही पहले किसका मान निकालेंगे, xn का, फिर xn-1 का। तो पहले लिख रहे हैं क्या सर, nv चमकीली फ्रिंज, क्या लिख रहे हैं, nv चमकीली फ्रिंज। nv चमकीली फ्रिंज देखो क्या सर, nv चमकीली फ्रिंज का डिस्टेंस क्या है, xn है सर। अब देखो क्या है सर, यहां जो बाकी सब तो सेम रहेगा, कैपिटल डी स्रोत से मध्य दूरी सर, स्मॉल डी कला संबंध स्रोत मध्य दूरी सर, ये तो कांस्टेंट है सर। क्या बदलेगा सर, पथांतर। हम बता चुके हैं सर, पथांतर क्या होता है सर, पथांतर ये 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा और लास्ट में क्या है, n लैम्बडा। इसमें क्या है सर, संपोषी होता है, चमकीली फ्रिंज बनती है। अब कैसे सर, अगर 0 पथांतर है तो 0 क्रम की चमकीली, 1 लैम्बडा है तो पहली चमकीली, 2 लैम्बडा है तो दूसरी चमकीली, 3 लैम्बडा है तो तीसरी चमकीली, और n लैम्बडा है तो nवीं चमकीली। तो हमें पता है कि सर इस पथांतर पर क्या बनता है, संपोषी, और क्या बनेगा, चमकीली। अगर पथांतर 0 है तो सर 0 क्रम की चमकीली होगी, यदि पथांतर 1 लैम्बडा है तो संपोषी होगा और पहली चमकीली मिलेगी, 2 लैम्बडा है तो दूसरी चमकीली, 3 लैम्बडा में तीसरी चमकीली, और n लैम्बडा है तो nवीं चमकीली। तो हम कौन सी लिख रहे हैं, nवीं चमकीली लिख रहे हैं। तो nवीं चमकीली के लिए पथांतर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n लैम्बडा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, n लैम्बडा लिखना पड़ेगा। तो आप लिखें सर, ये कौन है, S2a और इनटू में कैपिटल D अपॉन स्मॉल d पर आप सामने आके लिखिए कि जो nवीं चमकीली है उसके लिए, nवीं चमकीली के लिए क्या होगा सर, nवीं चमकीली फ्रिंज के लिए पथांतर जो है S2a, वो कितना होगा, n लैम्बडा होगा। कितना होगा, n लैम्बडा। तो आप ये मानपुट करें तो वो nवीं चमकीली आ जाएगी। तो ये हो गया सर xn, कितना आया सर, ये आया n लैम्बडा इनटू में कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, समीकरण नंबर 1। तो सर हमने इस तरह से क्या निकाल लिया सर, ये nवीं चमकीली हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया सर हमने, ये nवीं चमकीली निकाल लिया। अब क्या निकालना है सर, अब हमें n-1वीं चमकीली निकालना है। क्या निकालना है सर, n-1वीं चमकीली हमें निकालना है। तो कैसे निकालें, सिंपल है सर, कि सर जब क्या लिख रहे हैं, nवीं चमकीली, तो पथांतर किसका लिखा, nवीं चमकीली का। अब क्या लिखेंगे, n-1वीं चमकीली, तो पथांतर किसका लिखोगे, n-1वीं चमकीली का। बताया था 0 में क्या बनेगा, 0 क्रम, लैम्बडा में पहली चमकीली, 2 लैम्बडा में दूसरी चमकीली, 3 लैम्बडा में तीसरी चमकीली, और n लैम्बडा में nवीं चमकीली, और n-1 लैम्बडा में क्या बनेगा सर, n-1वीं चमकीली। तो कुल मिला के पथांतर क्या लिखेंगे, n लैम्बडा तो nवीं चमकीली, पथांतर क्या लिखो, n-1 लैम्बडा, तो क्या बनेगी सर, n-1वीं चमकीली। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं सर, n-1वीं चमकीली फ्रिंज, n-1वीं चमकीली फ्रिंज। क्या लिखना है सर, xn-1। तो क्या लिखना है सर, कुछ नहीं, nवीं चमकीली, तो पथांतर किसका लिखा, n लैम्बडा, nवीं चमकीली का। ओके, अब क्या लिख रहा है, n-1वीं चमकीली, तो पथांतर क्या लिखेंगे, n-1 लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ n-1 लैम्बडा लिख दें, या फिर एक तरीका और है सर, जहां यहाँ हमने क्या निकाला, xn, अब क्या निकाला xn-1, तो क्या लिख रहा है सर, इस फॉर्मूले समीकरण 1 में जहां जहां n है वहां पे क्या लिख दो, n की जगह लिख दो n-1। देखो n की जगह हम क्या लिख रहे हैं, n-1, तो इधर भी क्या होगा, जहां जहां n है वहां पे क्या लिख दो, n-1। तो ये भी एक तरीका है कि xn निकाल लिया। अब क्या चाहिए, xn-1, तो जहां जहां n है वहां पे क्या लिख दो, n-1। तो कितना आएगा देखो,
n-1 लैम्बडा इनटू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर, अब देखिए आप क्या देखा कि सर हमने n भी चमकीली निकाली, फिर n-1 भी चमकीली निकाली, और हम क्या जानते हैं कि सर दो, ये है सर n भी चमकीली, ये है n-1 भी चमकीली, और दो चमकीली के बीच में कौन है, काली फ्रिंज। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य एक काली फ्रिंज उपस्थित होती है, अतः काली फ्रिंज की मोटाई, अतः काली फ्रिंज की मोटाई। लेट अस सपोज, क्या कहा, अतः काली फ्रिंज की मोटाई। लेट अस सपोज कितना है, बीटा है। लेट अस सपोज कितना है, बीटा। काली फ्रिंज की मोटाई कितनी है, बीटा है। तो सर कितना आएगा, सर कुछ नहीं, xn से xn-1 घटा दीजिए। xn से xn-1 क्या करें, घटाए, तो सर हमारे पास में क्या आएगी सर, काली फ्रिंज की मोटाई, क्योंकि दो चमकीली के बीच में कौन है, काली फ्रिंज है। अब बताइए क्या xn और n- दोनों की वैल्यू आपके पास में है क्या? आप देखो समीकरण 1 किसकी वैल्यू दे रहा है, xn की, और समीकरण 2 सर xn-1 की। अब ये दोनों वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बीटा कितना आएगा सर, आप xn की वैल्यू पुट करो, कितना है सर, ये है n लैम्बडा इनटू में कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, माइनस किसकी वैल्यू लिखेंगे, xn-1 की, xn-1 की। तो कितना आएगा सर, ये आएगा n-1 लैम्बडा इनटू में कौन है, कैपिटल D, और अपॉन में कौन है, स्मॉल d। ठीक है, ये है आपका, क्या लिखा सर, ये कौन है, xn, और सर ये कौन है, xn-1। ओके, नाउ अब आप इसको यूज करें, अब आप इसको यूज कर दें, अब सॉल्व करें तो क्या होगा सर, ये तो होगा n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, माइनस इसको आप जो लैम्बडा और d है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा, तो पहले n से कर दो, कितना आएगा, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और फिर सर ये होगा लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पर देखो ये भी कौन है, n लैम्बडा कैपिटल स्मॉल d, और सर ये भी कौन है, n लैम्बडा कैपिटल D स्मॉल d, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास में जो काली फ्रिंज की मोटाई है, सॉरी हाँ, काली फ्रिंज की जो मोटाई है तो वो कितना है, लैम्बडा कैपिटल D और स्मॉल d। तो इस तरह से हमने काली फ्रिंज की मोटाई निकाल ली। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर क्या है, 3। तो ये लो हमने काली फ्रिंज की मोटाई निकाल दी। अब क्या करना है सर, सर अब हमें चमकीली फ्रिंज की मोटाई निकालनी। क्या करनी है सर, अब हमें चमकीली फ्रिंज की मोटाई निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो काली में आपने क्या किया सर, दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य का अंतर निकाला, दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य का अंतर निकाला। अब क्या करना चाह रहे हैं सर, अब सर हम चमकीली फ्रिंज की मोटाई निकालेंगे, चमकीली फ्रिंज की मोटाई निकालेंगे, तो सर इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, दो काली फ्रिंजों के मध्य का अंतर निकालना होगा। दो काली फ्रिंजों, देखो आपने यहाँ तो क्या लिखा, दो चमकीली के बीच का गैप निकाला, तो काली फ्रिंज की मोटाई। अब आप लिखोगे सर चमकीली फ्रिंज की मोटाई, तो आपको क्या करना है सर, दो काली फ्रिंज लेनी पड़ेगी, कौन सी सर, NV और n-1 भी, NV काली लोगे और n-1 भी काली निकाले, सेम मेथड से निकालना है। बस इतना ही है कि जब काली फ्रिंज की मोटाई निकाल रहे हो तो दो चमकीली का गैप निकाला। अब आप चमकीले का निकालोगे तो दो काली लेनी पड़ेगी, काली कौन से सर, NV और n-1 भी। जब चमकीली है तो पथांतर किसका लिया, चमकीली फ्रिंजों का, और जब काली है तो पथांतर किसका आएगा, काली फ्रिंजों का। तो अब हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या लिख रहे हैं सर, ये लो आ गया आपका, क्या है सर, चमकीली फ्रिंज की मोटाई। ठीक है, जब चमकीली लेंगे सर पथांतर वही आने वाला है, x का फॉर्मूला भी वही आएगा। बस आपको यहाँ पे चमकीली की जगह क्या लेना है, काली लेनी। एक क्या लेंगे, NV काली, फिर क्या लेंगे, n-1 भी काली, तो ये तो होगा सर NV काली, और सर ये कौन है, n-1 भी काली। तो पहले क्या लिखेंगे बताइए, NV काली का सूत्र निकालेंगे, फिर n-1 भी काली का निकालेंगे। तो सर पथांतर कितना है सर, ये रहा x के लिए सॉल्व करो। अब यहाँ पे पहले क्या लिख रहे हो सर, हम लिख रहे हैं NV काली, क्या लिख रहे हैं सर, NV काली लिख रहे हैं। तो जब NV काली है तो सर पथांतर भी किसका होगा, NV काली का, पथांतर भी किसका होगा, NV काली का होगा। पथांतर किसका होगा बताइए, NV काली का पथांतर होगा। कितना होता है सर, ये रहा, हमने बता दिया सर, आपने क्या बताया था, NV काली का पथांतर अगर हम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, आप देखो
क्या निकाल रहे हैं, हमें चाहिए एनवी काली का पथांतर। तो ये हमने बताया था कि ये तो है चमकीली फ्रिंज के लिए 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा एन लैम्डा, ये कौन सा चमकीली फ्रिंज पथांतर है। एन लैम्डा क्या बनता है, चमकीली फ्रिंज बनती है। अब सर काली फ्रिंज लो आप, तो क्या आएगा सर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और लास्ट में आएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो देखो इससे बनती है पहली काली, शून्य क्रम पे काली नहीं होती है, शून्य क्रम पे चमकीली होती है। तो चमकीली शून्य, पहली, दूसरी, तीसरी ये होती है, जबकि काली में सबसे पहले क्या बनती है, पहली। तो ये है पहली काली, ये है दूसरी काली, ये है तीसरी काली और ये है एनवी काली। तो एनवी काली फ्रिंज पथांतर क्या होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया सर, पथांतर सूत्र हम जानते हैं S/A, x के लिए सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, चमकीली फ्रिंज की मोटाई। तो सर हमने दो काली फ्रिंज ली, NV और N-1V। ठीक है, तो पहले क्या लिख रहे हैं, NV काली फ्रिंज लिख रहे हैं। तो NV काली फ्रिंज हमने ले लिया। पथांतर किस कौन है, NV काली फ्रिंज। तो पथांतर किसका आएगा, NV काली फ्रिंज का कितना होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास जो xn आएगा सर वो आएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और इनटू में कैपिटल D और अपॉन में कौन है, स्मॉल d। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। तो ये लोग हमने n-1v काली की पोजीशन निकाल ली। ये कौन है सर, nv काली। ठीक है, सेम दूसरी वे से काम कर रहे हैं, बस पथांतर चेंज कर रहे हैं। चमकीली थी nv काली, तो यहाँ पथांतर किसका था, चमकीली का, n लैम्डा। ठीक है, अब क्या ले रहे हैं, काली, तो पथांतर किसका लेंगे, काली फ्रिंज का। चलो ठीक है सर, NV काली हमने लिख ली। अब क्या लिखना है, n-1v काली। तो कैसे लिखते हैं सर, बता दो दिया आपने कि जहां जहां n है वहां पे क्या लिख दो, n-1। तो अब लिख लो आप n-1v काली, n-1v काली लिखिए। बोलो क्या आएगा, xn-1। कैसे लिखेंगे सर, इक्वेशन 4 में जहां जहां n है वहां पे क्या लिख दो, n-1। वहां पे क्या लिखना है, n-1। तो ये xn-1 हो जाएगा। तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 2n-1। यहाँ पे कौन है, n-1 करो, फिर क्या आएगा प्लस 1 और कौन है सर लैम्डा बाई 2 और इनटू में कौन है, कैपिटल D और अपॉन में कौन है, स्मॉल d। अपॉन में कौन है, स्मॉल d। इक्वेशन हम, ठीक है, ये लो हमने इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमने क्या निकाला सर, NV काली, और ये क्या निकाला, n-1v काली। अब क्या करना है सर, इस NV काली से xn-1 काली का डिफरेंस निकाले। तो बीच में कौन है, चमकीली, NV चमकीली। कौन है सर, NV चमकीली। xn का मान निकालो, xn-1 का मान निकालो और xn से xn-1 का डिफरेंस निकालो। तो क्या आएगा सर, ये आएगा NV चमकीली फ्रिंज की मोटाई। चमकीली फ्रिंज की मोटाई ऐसे बोल दो, NV चमकीली फ्रिंज की मोटाई। तो देखो ये NV काली है और ये n-1v काली। और हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य एक चमकीली फ्रिंज उपस्थित होती है। हम जानते हैं कि दो क्रमागत जो काली फ्रिंज है सर उसके बीच में एक चमकीली फ्रिंज उपस्थित होती है। अतः चमकीली फ्रिंज की मोटाई, अतः क्या लिखेंगे, चमकीली फ्रिंज की मोटाई। लेट अस सपोज कितनी है, बीटा डेक्स। लेट अस सपोज कितनी है, बीटा डेक्स है। चमकीली फ्रिंज की मोटाई कितनी मान ली, बीटा डेक्स मान ली। तो सर बीटा डेक्स कितना आएगा, सर xn से xn-1 डिफरेंस करेंगे। xn आपने निकाल रखा है, xn से xn-1 डिफरेंस करो, ये होगा आपका चमकीली फ्रिंज की मोटाई। पर देखिए हमारे पास xn की वैल्यू भी है और हमारे पास xn-1 की वैल्यू भी है। तो इक्वेशन 4 से और इक्वेशन 5 से यहाँ वैल्यू पुट करें और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सर, बीटा डेक्स चमकीली फ्रिंज की मोटाई हम कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा सर, xn की वैल्यू कितनी है सर, xn की वैल्यू है आपकी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस, अब किसकी वैल्यू लिखेंगे, xn-1 की कितनी है वो भी लिख दीजिए। कितनी बताइए, तो ये है आपका पूरा एज इट इज लिख दीजिए, 2n-1 प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू में कैपिटल D और अपॉन में स्मॉल d, अपॉन में स्मॉल d है। ओके, तो ये हमने डिफरेंस निकाला है
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो बीटा डेक्स भी आपके पास में क्या आएगा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ही आने वाला है। आप सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा और अंडरस्टूड भी है, क्योंकि क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि काली और चमकीली फ्रिंजों की मोटाई क्या होती है, बराबर होती है। तो अपने आप अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास चमकीली फ्रिंज की मोटाई आई, उतनी ही हमारे पास काली फ्रिंज की मोटाई आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी यही आने वाला है। तो काली फ्रिंज की मोटाई निकाली, चमकीली फ्रिंज की मोटाई निकाली, और इक्वेशन 3 और 6 की बात करें, इक्वेशन 3 और 6 की बात करें तो हमें क्या मिला सर, बीटा इक्विवेलेंट बीटा डेक्स। बीटा इक्विवेलेंट क्या मिला, बीटा डेक्स, जिससे क्या प्रूफ होता है कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में, यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में जो काली चमकीली फ्रिंजें हैं, यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में जो चमकीली और काली फ्रिंज है सर, उनकी मोटाई क्या होती है, समान प्राप्त होती है। यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में काली और चमकीली फ्रिंजों की मोटाई समान प्राप्त होती है। इस तरह से हमने यंग का जो प्रैक्टिकल था, यंग का जो द्विछेद रेखा प्रयोग था, उसको कंप्लीट कर लिया है। यंग ने एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किया और व्यतिकरण को प्रैक्टिकली प्राप्त किया, और उसमें काफी कुछ ब्रीफ किया कि पर्दे पर काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होगी, उनके लिए पथांतर की गणना की, और फिर बताया कि जो यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में उसके सेंटर पे चमकीली फ्रिंज बनती है और उसके दोनों और एकांतर क्रम में काली चमकीली फ्रिंजें बनती है, और लास्ट में उसने चमकीली और काली फ्रिंजों की मोटाई भी निकाली और क्या प्रूव किया कि यहाँ पर जो काली और चमकीली फ्रिंजें हैं उनकी मोटाई समान प्राप्त होती है। इस तरह से यंग ने अपना कंप्लीट जो व्यतिकरण है वो कंप्लीट किया। तो ये जो प्रकाश है सर, उसका हमने तीसरा भाग कंप्लीट कर लिया। प्रकाश की मुख्य जो तीसरी घटना थी वो कौन सी थी, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण पूरा कर लिया। व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, इसका गणितीय विश्लेषण, और इसको हमने प्रैक्टिकली लैब में प्राप्त भी किया यंग के प्रैक्टिकल के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा सर, वो होगा विवर्तन। क्या शुरू होगा, जो फोर्थ घटना है प्रकाश की, विवर्तन, वो शुरू करेंगे। पर इसके पहले यंग के प्रैक्टिकल पर, जो यंग का प्रैक्टिकल किया उसमें सर एक दो फॉर्मूले आ रहे हैं, उस पर बेसिक न्यूमेरिकल किस टाइप के आएंगे, कैसे आ सकते हैं, तो उनके बारे में ले रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही ले रहे हैं। ठीक है, उनसे आपको क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। पहले भी हमने यंग के व्यतिकरण, वो जो अपना व्यतिकरण का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन था सर, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ऐसे ही यंग के फॉर्मूले पे भी यंग ने जो दो फॉर्मूले निकाले, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकाल रहा है, पथांतर का सूत्र इसने निकाला, तो इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में सीखे। और ये दोनों फॉर्मूले वेरी वेरी मोस्ट, जो हमने पहले किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर यंग ने जो दो फॉर्मूले दिए, कौन सा, एक तो सर फ्रिंज चौड़ाई का कितना है सर, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये है फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला। दोनों बराबर है सर, चाहे काली फ्रिंज की मोटाई हो चाहे चमकीली फ्रिंज की मोटाई, दोनों की लेंथ मोटाई क्या होती है, बराबर होती। तो सर एक फॉर्मूला तो हमारे पास में ये है फ्रिंज चौड़ाई का या फ्रिंज मोटाई का। ठीक है, और दूसरा सर, दूसरा है हमारे पास पथांतर का। दूसरा हमारे पास में क्या है सर, पथांतर का है। तो पथांतर की भी वो बात करता है, पथांतर की वो बात करता है। ठीक है, तो इस पे हम करना चाह रहे हैं, देखो क्या है, देखिए एक तो हमने पथांतर निकाला कि पथांतर S2A इक्विवेलेंट क्या आया हमारे पास में, चलिए आया था x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो एक फॉर्मूला तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा, पथांतर पे हमें काम करना पड़ेगा। और सर पथांतर पे आप ध्यान रखना कि सर दो चीजें हैं पथांतर, एक तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा और लास्ट में कौन है n लैम्डा, और एक कौन है सर लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 और लास्ट में कौन है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से हमें
इस पथांतर S to A की वैल्यू उठानी है, इस पथांतर X to A, बाकी तो सब चलता है, बस पथांतर S to A की वैल्यू आपको उठाना आना चाहिए, ठीक है। वो आपको यहां से पुट लेंगे। अगर बोला चमकीली फ्रिंज है तो यहां पर आएंगे, जो चमकीली संपोज से 0 लैम्डा 2 लैम्डा क्या वो संपोज से होगा, चमकीली फ्रिंज होगी। और काले फ्रिंज है तो आपको यहां से लेना है, ठीक है। अब कैसे लेना है, तो चमकीली फ्रिंज है, शून्य क्रम चमकीली फ्रिंज है तो n का मान 0, पहले चमकीली है n का मान 1, दूसरी चमकीली है n का मान 2 लैम्डा, तीसरी चमकीली के 3 लैम्डा, चौथी चमकीली के 4 लैम्डा और nवीं चमकीली के n लैम्डा। तो ये है चमकीली फ्रिंजों के लिए पथांतर S to A कितना होगा, n लैम्डा, ठीक है। पहली चमकीली तो n का मान 1, दूसरी चमकीली n का मान 2, तीसरी चमकीली n का मान 3। तो अगर चमकीली फ्रिंज है तो n लैम्डा लेंगे और काली फ्रिंज तो क्या लेंगे 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो जहां n कौन है सर, फ्रिंज क्रमांक हो जाएगा। सर पहली चमकीली n का मान 1, दूसरी चमकीली n का मान 2, पांचवी चमकीली n का मान 5। सर पहली काली तो n का मान कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ मतलब 2n + 1 n का मान 1 डालो आप, तो पहली चमकीली में क्या आएगा सर 2n + 1 लैम्डा बाई 2। देखो यहाँ हम चाहते हैं कि n की वैल्यू सेम चले, तो आप यहाँ पे माइनस करके चले, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। अब n की वैल्यू क्या पुट करो यहाँ पे 1, तो क्या आएगा, तो ये आएगा n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 1 जा 2 -1 तो 1 लैम्डा बाई 2। तो पहली काली में लैम्डा बाई 2, दूसरी काली में क्या लिखो 2, तो 2 2 जा 4 -1 कितना आएगा 3 लैम्डा बाई 2। तो पहली काली में लैम्डा बाई 2, दूसरी काली में 3 लैम्डा बाई 2, तीसरी काली में 5। तो आप ध्यान रखना हमें फॉर्मूला 2n - 1 लैम्डा बाई 2 पे डालना है, जहां n की वैल्यू कहां से चलेगी, तो n की वैल्यू चलेगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे चलेगी n की वैल्यू चलेगी चमकीली में 0 से, और काली में ध्यान रखना n की वैल्यू आप कहां चलाओगे 1 से। कहां चलाओगे 1 से चलाएंगे, कहां से लाएंगे 1 से, 0 नहीं डालना आपको, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे काम करना, इसके अलावा सर फ्रिंज चौड़ाई बीटा कितनी आई सर, वो था लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सर ये है फ्रिंज चौड़ाई, काली फ्रिंज की मोटाई भी यही है और चमकीली फ्रिंज की मोटाई भी यही है। एक यहाँ पे देखो सर, ये हमारे पास में कौन था S1 और सर ये कौन है S2। सर ये है कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी। सर इससे कैपिटल D डिस्टेंस पर कौन है पर्दा, ये है सर पर्दा। और सपोज करो सर ये है हमारे पास पहली चमकीली फ्रिंज है, कौन है ये चमकीली फ्रिंज है, जिसकी मोटाई कितनी है सर बीटा है, जिसकी मोटाई कितनी है बीटा। कौन है सर ये, सर ये है आपकी चमकीली फ्रिंज की मोटाई, रेखीय चौड़ाई, ठीक है। कितनी है सर, ये रहा बीटा, सर हमें दे रखा है कितना है बीटा, सर ये है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। पर ये है चमकीली या काली फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई। कौन है सर ये, चमकीली या काली फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई, सर रेखीय चौड़ाई है ये, ओके। पर इस फ्रिंज में हम कोणीय चौड़ाई भी निकाल सकते, देखो ऐसा मिला हुआ इसको, तो ये तो होती है रेखीय चौड़ाई, बीटा तो कौन है रेखीय चौड़ाई, पर इसकी कोणीय चौड़ाई भी निकाली जाती है थीटा। ये कौन है सर, इसकी कोणीय चौड़ाई है, तो कोणीय चौड़ाई का भी सूत्र हम निकाल सकते हैं। यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में हमने रेखीय चौड़ाई निकाली सर, कितनी आई सर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आई, ठीक है। लेकिन ये तो है रेखीय चौड़ाई, इसकी कोणीय चौड़ाई भी निकाली जा सकती है, इसकी जो कोणीय चौड़ाई है थीटा सर वो भी निकाली जा सकती है। सर कैसे निकालेंगे, तो आप देखो एंगल थीटा निकालना है तो हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है सर, चाप बटी त्रिज्या होती है सर। कोण कौन है थीटा, क्या होता है चाप बटी त्रिज्या। तो देखो ये तो क्या है यहाँ पे चाप, तो बीटा तो किसकी तरह काम करेगा, चाप की तरह। और सर ये कौन है रेडियस, देखो ये तो है चाप आपका, ये तो है चाप और ये क्या है रेडियस, तो चाप तो कौन है बीटा और रेडियस कौन है कैपिटल D। तो क्या है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप तो कौन है बीटा और रेडियस कौन करेगा कैपिटल D। तो यहां से हमने फॉर्मूला निकाला कि सर जो कोणीय चौड़ाई है सर वो क्या होता है कोण चाप बटे त्रिज्या। तो ये तो बीटा तो कौन है चाप और सर ये कौन है इसकी त्रिज्या, तो बीटा अपॉन कैपिटल D कौन है सर ये है कोणीय चौड़ाई। पर आप देखो यहां से अगर यहां से हम लोग बीटा अपॉन कैपिटल की वैल्यू निकालें, बीटा अपॉन कैपिटल D, तो यहां से कैपिटल D नीचे लेके जाओ तो ये आएगा सर बीटा अपॉन कैपिटल D कितना आएगा सर लैम्डा अपॉन स्मॉल d, लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। बीटा अपॉन कैपिटल D को कुछ नहीं बीटा वाला ये था, d को आप नीचे ले जाओ तो बीटा अपॉन d कितना है लैम्डा अपॉन स्मॉल d आए। तो आप देखो जो थीटा है सर वो लैम्डा अपॉन स्मॉल d भी होता है, तो कोणीय चौड़ाई को बीटा अपॉन कैपिटल D भी लिख सकते हैं और कोणीय चौड़ाई को लैम्डा अपॉन स्मॉल d भी लिखा जा सकता है। तो एक्चुअल में लैम्डा अपॉन d लिखा जाता है। तो ये लो हमने फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई निकाली कितने है लैम्डा अपॉन स्मॉल d, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जो फ्रिंज है ना, चमकीले और काली फ्रिंज की जो मोटाई है सर वो रेखीय चौड़ाई में भी होती है और वो कोणीय चौड़ाई में भी होती है। रेखीय चौड़ाई तो कौन है सर, ये बीटा, ठीक है, वो तो सर ये है। अब क्या निकाला, कोणीय चौड़ाई, तो सर आपने मिलाओ इसको, और ये कौन है सर, एंगल कोणीय चौड़ाई, ठीक है। तो कोण बराबर क्या होता है, 4 बटे त्रिज्या, तो 4 बटे त्रिज्या, तो चाप तो यहाँ पे कौन है बीटा और त्रिज्या कौन है डी, तो बीटा अपॉन कैपिटल डी, तो बीटा अपॉन डी यहाँ से निकालो लैम्डा प्लस स्मॉल डी आएगा। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला और निकाला कि सर ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जिनके प्रयोग में ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन 3 फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। ये जो 3 फॉर्मूले हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। कोणीय चौड़ाई पे फॉर्मूला आ सकता है, रेखीय चौड़ाई पर आ सकता है, ठीक है, और आपका पथांतर पे आ सकता है। किस पे आ सकता है, पथांतर के ऊपर भी आ सकता है। तो ये हमने फॉर्मूले निकाले, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, क्वेश्चन करने से पहले भी हम एक बार फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता पे बात कर लेते हैं। फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता पे बात करते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई किस किस पर निर्भर होती है, ठीक है। यहां से हम बात करेंगे क्योंकि यहां से भी इंपॉर्टेंट नोमिकल तभी समझ में आएगा जब हमें डिपेंडेंट समझ में होगा, ठीक है। तो ये पहला सूत्र पथांतर का है, दूसरा हमारे पास में क्या फ्रिंज चौड़ाई है, और तीसरा क्या है इसकी कोणीय चौड़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना चाहते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई की रेखीय चौड़ाई है, कौन है, जो फ्रिंज चौड़ाई है सर, उसका मान किस पे डिपेंड करता है, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। तो सर आप एक बार लेना, बीटा बराबर कितना है सर, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी है। सर इसमें देखो आप, तो सबसे पहला तो हम बोलेंगे कि सर जो फ्रिंज चौड़ाई है सर वो लैम्डा के क्या है, समानुपाती है। फ्रिंज चौड़ाई सर लैम्डा के क्या है, समानुपाती है। देखो हमारे पास ये था सर, एक वर्णीय स्रोत था एस, सर सामने स्लिट रख दी और यहाँ पे 2 छिद्र बनाए। सर ये कौन है S1 और ये कौन है S2, ठीक है। ये तो आपका एक वर्णीय स्रोत है सर, ये है, और इस तरह से प्रकाश गया सर, ये लो गया। और सर सामने कौन था, पर्दा, तो ये है सर स्मॉल डी, और सर ये है पर्दा कैपिटल डी, ठीक है। और सर यहाँ पे हमें फ्रिंज मिली बीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है सर, एक तो है यहाँ से सर, ये है लैम्डा, लैम्डा कौन है कि जो आपने एक वर्णीय स्रोत लिया उसकी तरंगदैर्घ्य, जो आपने यहाँ एक वर्णीय स्रोत एक ही लिया था, फिर सामने 2 कलासम स्रोत मिले थे और उनका आपस में आधारोपण हुआ, सामने क्या मिली फ्रिंज, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी मिली, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो अब देखो तीनों आपको समझ में आ जाएंगे कि बीटा कौन है, फ्रिंज चौड़ाई, लैम्डा कौन है सर, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य सर, किसकी सर, जो आपने यहाँ पे एक वर्णीय स्रोत लिया, जो आपने एक वर्णीय स्रोत लिया सर उसकी वो है तरंगदैर्घ्य है। कैपिटल डी कौन है सर, स्रोत से पर्दे की दूरी है। सर स्मॉल डी कौन है सर, कलासम स्रोत के मध्य की दूरी है। तो हमें सब पता है। बीटा कौन है, फ्रिंज चौड़ाई, लैम्डा कौन है बताइए, अगर पूरा लिखे तो बीटा कौन है आपकी सर, बीटा है आपका फ्रिंज चौड़ाई। सर लैम्डा कौन है सर, ये है तरंगदैर्घ्य, ये ऐसे बोलो एक वर्णीय स्रोत की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, अंडरस्टूड होगा। हम बोलेंगे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो आपने एक वर्णीय स्रोत लिया है सर उसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। सर कैपिटल डी कौन है सर, ये है स्रोत से पर्दे की दूरी, स्रोत से पर्दे की दूरी। स्मॉल डी कौन है सर, स्मॉल डी है कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी है, ठीक है, कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी है। ये है हमारा फ्रिंज चौड़ाई। अब देखो ये किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर 1 पहला हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बीटा समानुपाती लैम्डा। सबसे पहले देखो सर, ऊपर वाले के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती, और नीचे वाले के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स। तो सर सबसे पहले कहूंगी जो फ्रिंज चौड़ाई है सर वो किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे। किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य पे, और क्या कह रहा है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है। अर्थात अगर तरंगदैर्घ्य यहाँ जो आपने स्रोत लिया उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ जो मिलने वाली फ्रिंज चौड़ाई वो भी क्या होगी, ज्यादा। और सर अगर आपने यहाँ जो स्रोत लिया उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, तो सर जो फ्रिंज चौड़ाई है सर वो भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे आप सर यहाँ पे जो स्रोत ले रहे हो सर, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपने लिया, जो स्रोत यहाँ पे ले रहे हो सर वो अलग अलग एक वर्ण, तो एक ही वर्ण का अलग अलग कलर का हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे सर रेड कलर का स्रोत ले लीजिए, सर ब्लू कलर का स्रोत ले लीजिए। तो अगर हम रेड और ब्लू की बात करें तो सर रेड का जो लैम्डा है सर वो ब्लू कलर से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम एक बार यहाँ पे रेड का प्रकाश स्रोत लें, एक वर्णीय स्रोत, और एक बार हम क्या करें सर ब्लू का ले लें,
तो देखो रेड के लिए जो तरंगदैर्ध्य है वो ज्यादा होती है और ब्लू की क्या होती है, कम होती है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, ज्यादा, और जिसका लैम्डा कम होगा तो फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, कम। तो अगर हम रेड का तरंगदैर्ध्य लैम्डा ज्यादा है तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, ज्यादा। तो हम बोलेंगे जो फ्रिंज की विड्थ है किसकी, रेड की, सर वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किससे, ब्लू जो लाइट्स है, ब्लू कलर्स है, उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी और जिसका लैम्डा कम उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी कम होगी। तो नंबर 1 पहला हमने देखा कि जो फ्रिंज चौड़ाई है सर वो तरंगदैर्ध्य, एक वर्णीय स्रोत की जो तरंगदैर्ध्य है सर वो इस पे डिपेंड करती है, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लैम्डा ज्यादा तो फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा, लैम्डा कम तो फ्रिंज चौड़ाई भी कम, ठीक है। नाउ सेकंड, इसके बाद में सेकंड की बात करूं सर, सेकंड में क्या है सर, सेकंड में देखो कि जो बीटा है सर इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, ठीक है। जो ये है ना बीटा फ्रिंज चौड़ाई सर वो स्रोत से पर्दे की दूरी के बीच पे भी डिपेंड करता है और आप चाहते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा मिले। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा दिखेगी तो आपको अलग अलग आपको फ्रिंजें नजर आती है, काली फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज। अगर मोटाई कम होगी तो वो आपस में ओवरलैप हो जाती है, आपस में क्या होती है, ओवरलैप। काली फ्रिंज पे चमकीली फ्रिंज चढ़ जाएगी, चमकीली पे काली चढ़ जाएगी, तो धुंधलापन आएगा, क्या दिखेगा आपको, स्पॉट, चमकीली, ये पट्टी 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 है ना, पट्टियां नहीं दिखेगी। और अगर फ्रिंजों की मोटाई पर्याप्त है तो हमें काली फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज, फिर काली फ्रिंज, अलग अलग आपको स्प्लिट नजर आती है। तो फ्रिंजों की मोटाई हमें ज्यादा रखनी है। अब ज्यादा रखने के लिए क्या करो सर, स्रोत से पर्दे दूरी बढ़ा दो, डिस्टेंस करो, बहुत ज्यादा कर दो। तो ये भी ध्यान रखना कि हमारे हाथ में तो आ गया कि डी को ज्यादा कर दो तो फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा मिलेगी, पर ध्यान रखना इसको भी हम एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं। अगर पर्दे को जरूरत से ज्यादा दूर रख दोगे तो व्यतिकरण बनना ही बंद हो जाएगा, व्यतिकरण बनना ही बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना एक निश्चित सीमा तक इसको बढ़ा सकते हैं, अन्यथा व्यतिकरण बनना बंद हो जाता है। तो ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डी को बढ़ाकर कैपिटल डी बढ़ाया जा सकता है, डी को बढ़ाकर जो बीटा है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं, अन्यथा व्यतिकरण बनना बंद हो जाएगा। तो ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरा, बीटा बढ़ाने के लिए सर लैम्डा बढ़ा दो, बीटा बढ़ाने के साथ लैम्डा बढ़ा दो, पर ध्यान रखना लैम्डा भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि लैम्डा की रेंज ही बहुत कम होती है। वो कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम होती है सर। बीटा की रेंज कितनी है सर, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000। तो सर ये लैम्डा तो बहुत छोटा होता है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर। तो देखो बहुत छोटा मान है, -7 डिवाइड में लेके जाओ तो ये बहुत छोटा मान है, रेंज बहुत छोटी है, तो लैम्डा को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो देखो लैम्डा को बढ़ाकर भी बीटा नहीं बढ़ा सकते, कैपिटल डी को बढ़ाकर बढ़ा सकते थे, लेकिन इसको एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता, अन्यथा व्यतिकरण बनना बंद हो जाएगा। तो इन दोनों के बजाय हम क्या करें, तो देखो एक तीसरा फैक्टर ये है स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है सर, कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी, कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी। तो जो तीसरा फैक्टर है सर वो इंपॉर्टेंट है, बीटा समानुपाती 1/d। कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी को अगर हम कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा सर, फ्रिंज चौड़ाई प्रभावी रूप से बढ़ाई जा सकती है। अगर आप इसको कम करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्षेत्र जितने पास पास बना सकते हो उतना पास पास बनाना, क्योंकि डी जितना छोटा होगा फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन दोनों फैक्टर की तुलना में ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी, कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी को कम करके हम फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावी रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये है फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। क्या है कि फ्रिंज चौड़ाई एक तो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल डी पे डिपेंड करता है। कैसे सर, लैम्डा ज्यादा फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा, लैम्डा कम फ्रिंज चौड़ाई भी कम, ठीक है। जिसका लैम्डा ज्यादा है, रेड का लैम्डा ज्यादा है तो रेड की फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी, ब्लू का लैम्डा कम है तो ब्लू के लिए फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, कम होगी। दूसरा सर, ये जो बीटा है सर वो कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी पे निर्भर करता है। कला संबंध स्रोतों की दूरी जितनी कम करते जाओगे फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। दूसरा सर, ये जो कोणीय चौड़ाई है सर उस पर डिपेंडेंट देखें तो आप देखो कोणीय चौड़ाई भी थीटा समानुपाती क्या है, लैम्डा, और थीटा समानुपाती क्या, 1/d। तो जो डिपेंडेंट किसकी है, रेखीय चौड़ाई की है सर, वही डिपेंडेंट किसकी, कोणीय चौड़ाई की। यहाँ पर भी लैम्डा ज्यादा होगा, कोणीय चौड़ाई ज्यादा होगी, लैम्डा कम है, कोणीय चौड़ाई भी कम है। और कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी को कम करके कोणीय चौड़ाई यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। तो जो डिपेंडेंट किसकी है, रेखीय चौड़ाई की, वही डिपेंडेंट किसकी, कोणीय चौड़ाई की। तो ये लोग हमने आपको बता दिया, पथार्थ का सूत्र निकाला, फिर काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई निकाली, और यहाँ पर सिद्ध किया कि काली चमकीली फ्रिंजें समान मोटाई की होती है। फिर कोणीय, ये जो रेखीय चौड़ाई इसी को हमने कोणीय चौड़ाई के सूत्र में डेवलप किया, और फिर बता दिया कि
कि जो फ्रिंज चौड़ाई है उसकी निर्भरता किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और हमने देखा कि रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई की निर्भरता दोनों में ही सेम है, दोनों ही लैम्बडा की क्या है समानुपाती और दोनों ही डी की क्या है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे कुछ कनेक्टेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और नए टॉपिक पर आएंगे, और वो हमारा नया टॉपिक होगा क्या, विवर्तन। क्या होगा, विवर्तन। ओके, थैंक यू।